अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट डिस्कस करने लगे हैं, जो कि हमारे पास पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट पार्ट हम इसका पिछले 4 लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पीरियोडिक टेबल को डिटेल से देखा था। अब हम पीरियोडिसिटी को समझेंगे। तो बच्चों, पीरियोडिसिटी हमारे पास क्या है? तो पीरियोडिसिटी वर्ड का मतलब होता है तरतीब। हमने पीरियोडिक टेबल में खुसूसियात की तरतीब को देखना है कि किस तरह से वो आपको नजर आती है। ठीक है। अब ये जो पीरियोडिसिटी है बच्चों, आपको ये नजर आएगी, तरतीब जो है वो नजर आएगी एट रेगुलर इंटरवल्स। मखसूस वक्फों के बाद खुसूसियात एक जैसी नजर आएंगी। अब मखसूस वक्फों के बाद खसूसियात अगर एक जैसी नज़र आ रही हैं तो वो किस वजह से हैं? हमारे पास पीरियोडिक टेबल में दो चीज़ें बनेंगी, वो होंगी ग्रुप्स एंड पीरियड्स। इन ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर प्रॉपर्टीज आपको एक जैसी देखने को मिलेंगी। कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप्स में एक जैसी होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज पीरियड्स में एक जैसी होंगी। अब इन सारी प्रॉपर्टीज के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक बात जो हमने की थी, दैट वाज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किसके पीरियोडिक फंक्शन होती हैं? एटॉमिक नंबर के। जिस तरह से एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, उसी तरह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। ठीक है, क्लियर? उस पीरियोडिक लॉ हमारे पास कॉर्नर स्टोन है। कॉर्नर स्टोन का मतलब है सबसे बुनियादी चीज है टू अंडरस्टैंड दी पीरियोडिसिटी, टू अंडरस्टैंड दी प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्लियर? अब सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करनी है, दैट इज द एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज वर्ड से आपको क्या पता चल रहा है? एटम कितना होगा, एटम का साइज कितना होगा। तो अगर मैं एटम के साइज को बताऊं आपको, तो हम एटम के साइज के लिए क्या देखेंगे? हमें पता है इन द सेंटर ऑफ एटम देयर इज अ न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होते हैं, जिन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं। यही बेसिक चीज़ हमें पता है। और जब हम साइज की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? साइज। लेकिन बच्चों, ये जितना सिंपल नजर आ रही इतना सिंपल है नहीं। हम इलेक्ट्रॉन को जिस तरह से रिप्रेजेंट करें फॉर द अंडरस्टैंडिंग, इलेक्ट्रॉन इतना सिंपल नहीं है बच्चों। इलेक्ट्रॉन हमारे पास डिफ्यूज फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिफ्यूज फॉर्म में होगा। आपको इलेक्ट्रॉन की कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं नजर आएगी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे खत्म हो रहा है। इसीलिए इन द नेक्स्ट लेक्चर्स हम इलेक्ट्रॉन को एक नाम देंगे, दैट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। क्लाउड की तरह इलेक्ट्रॉन, जिसकी कोई भी बाउंड्री हमारे पास नहीं है। अगर मेरे पास बाउंड्री नहीं है तो मैं किस तरह से न्यूक्लियस से उस बाउंड्री तक का डिस्टेंस बताऊंगी, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब क्या है? वी कैन नॉट मेजर द एटॉमिक साइज। तो फिर इसके लिए, इसकी कॉन्ट्राडिक्शन में हम एक नई टर्म यूज करेंगे, एंड दैट टर्म विल बी दी एटॉमिक रेडियस। हम किसकी बात करेंगे? एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। एटॉमिक रेडियस को हम बाद में समझते हैं, पहले रेडियस का जिक्र करते हैं। तो रेडियस पता होगा कि अगर मेरे पास लेट्स सपोज ये एक सर्किल है जिसका सेंटर है, और ये सरकमफेरेंस है, तो इस सेंटर से सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज द रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस हम किस तरह से मेजर करेंगे? तो बच्चों, एटम का साइज, चूंकि एटम साइज में बहुत छोटा है, एटम की कोई बाउंड्री नहीं है, तो हम एटॉमिक रेडियस में इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे? तो जब भी हमारे पास एलिमेंट में दो एटम्स एक दूसरे के करीब पड़े होंगे, एक ये एटम है और ये इसके करीब पड़ा हुआ एटम है, तो जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब पड़े होंगे तो हम क्या करेंगे? हम उनका, उन दोनों के न्यूक्लियस से डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ठीक है? और उस डिस्टेंस को जब हम डिवाइड करेंगे बाय द टू,
तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक एटम का रेडियस आ जाएगा। तो इस तरह से हम एटम का रेडियस फाइंड करेंगे। यहाँ पे तो अब आपको किसी बाउंड्री को देखने की जरूरत नहीं, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस फाइंड किया और उसको आपने डिवाइड कर दिया 2 पे, तो आपके पास एटम का क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, सिंपल एटॉमिक रेडियस। अब ये बच्चों आपको रेडियस मिलेगा इन दी एलिमेंट, ये आपको किसमें मिलेगा, एलिमेंट में। और एलिमेंट में जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक जैसे, यानी जितना इस एटम का, लेट्स सपोज दिस इज द कार्बन, तो जितना इसका रेडियस है इतना ही साथ वाले कार्बन का रेडियस होगा, एक जैसा होगा। लेकिन अगर हमारे पास जो एटम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं इन दी स्पेसिफिक बॉन्डिंग, फॉर एग्जाम्पल बॉन्डिंग में कहती हूँ या तो आयोनिक होगी, आयोनिक बॉन्ड से तो एटम्स जुड़े हुए हैं, या फिर कोवलेंट। तो ऑन द बेस ऑफ बॉन्डिंग ये जो एटॉमिक रेडियस है ये चेंज हो जाएगा। यानी कार्बन अगर किसी एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसका एटॉमिक रेडियस कुछ और होगा, और किसी और एटम के साथ है तो ये चेंज हो जाएगा। या फिर बॉन्ड को चेंज कर लिया जाए तब ये एटॉमिक रेडियस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब बच्चों हमने इस एटॉमिक रेडियस की पीरियोडिसिटी देखनी है, इसकी तरतीब देखनी है इन दी पीरियोडिक टेबल। अब बहुत बेसिक बात आप लोगों ने बच्चों सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है, पीरियोडिक टेबल में हमेशा फ्रॉम दी लेफ्ट टू राइट ये क्या होंगे हमारे पास, पीरियड्स, और टॉप टू बॉटम क्या होते थे, ग्रुप्स। तो जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियस इन दी पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा, एंड इन द ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस हमारे पास इंक्रीज होगा। क्लियर, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड डिक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप्स इंक्रीज होगा। की इस पीरियोडिसिटी की रीजंस क्या हैं हमारे पास, तो बेसिक 3 रीजंस हैं जिसकी बेस पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो वो 3 रीजंस हमारे पास क्या है, फर्स्ट रीजन इज द एटॉमिक नंबर, एंड second reason is the effective nuclear charge, and third one is the shielding effect। इन 3 रीजंस की बेस पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एटॉमिक नंबर आपको पता है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, जिस तरह से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है उसी तरह से हमने अरेंज किया हुआ है। और ये एटॉमिक नंबर है क्या बच्चों, किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो उस एलिमेंट का क्या होगा, एटॉमिक नंबर। अब जरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आप समझें और शील्डिंग इफेक्ट को, इन दोनों को हम एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। अब बच्चों लेट्स सपोज वी हैव एन एटम, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका शेल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अब क्या होगा, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगा रहा है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। इस अट्रैक्शन को, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को हम बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियर चार्ज है। इसी की कॉन्ट्राडिक्शन में देखिए जरा, एक एटम है मेरे पास जो कि साइज में थोड़ा बड़ा है, ये मैं कहती हूँ उसका पहला शेल है, और फिर ये हमारे पास आ रहा है उसका सेकेंड शेल जिसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होगा, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन अट्रैक्शन को हम नाम देंगे अगेन किसका, न्यूक्लियर चार्ज का, ऐसे ही होगा। अब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन के रास्ते में ये वाला इलेक्ट्रॉन रुकावट बनेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन रुकावट बनेगा तो इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी,
वो डिक्रीज्ड अट्रैक्शन को बच्चों हम किस चीज का नाम देंगे, वी नेम दिस एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर हुआ आपको ये? इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए है न्यूक्लियर चार्ज और इसके लिए क्या बन जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इस इलेक्ट्रॉन का ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को डिक्रीज करने का, ये जो रुकावट बन रहा है बच्चों, उस प्रोसेस को हम नाम देंगे दैट इज द शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे हम उसको, शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर हुई ये तीन चीजें? तीन चीजों की बेस पे हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन इज द एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, सेकेंड वन इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और यकीनन यहाँ पे आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, एंड थर्ड वन इज द शील्डिंग इफेक्ट और वो शील्डिंग इफेक्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा आप रीजंस की तरफ चलें। इन पीरियड्स, अब पीरियड के अंदर मैंने आपको बताया है कि जो एटम का साइज है, एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। अब वो डिक्रीज किस तरह से हो रहा है, हम पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड को देखते हैं। फर्स्ट पीरियड, उसमें हमारे पास एलिमेंट है, फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन एंड सेकेंड वन यहाँ पे आता है हीलियम। इसका एटॉमिक नंबर है 1 और इसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 2। अब देखने से तो ये पता चल रहा है कि अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो एटम का साइज भी क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सबसे पहली चीज, इनका पीरियड क्या है, सेम है। और पीरियड हमें किसके बारे में बताता था, अगर आपको याद हो तो पीरियड टेल अस अबाउट दी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था, दैट इज दी शेल्स। अगर फर्स्ट पीरियड है तो शेल्स भी क्या होंगे, सेम। हाइड्रोजन का अगर मेरे पास एक शेल है, एक इलेक्ट्रॉन है उसका, तो हीलियम का भी हमारे पास कितने शेल्स होंगे, एक ही शेल होगा। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, दो। अब यहाँ पे आपको क्या चीज समझ में आ रही है, शेल उतने हैं, एक ही न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन एक है और इसमें प्रोटॉन दो हो गए क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या हो गया, दो हो गया। अब एक न्यूक्लियस, एक प्रोटॉन, लेस पावर, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। एक ही न्यूक्लियस लेकिन प्रोटॉन कितने हो गए, दो, तो इसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। जब इसके पास पावर ज्यादा है तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन से खींचेगा, और जब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन से खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट चीज, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन शेल नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हुआ आप लोगों को? अगेन से एक्सप्लेन कर देते हैं। पीरियड में एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसकी वजह क्या है, पीरियड में शेल नंबर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सेम पीरियड सेम शेल नंबर, शेल नंबर इंक्रीज नहीं होगा लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस उसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा पावर से खींचेगा। जब वो खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब आएंगे और एटम का साइज हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में बच्चों आपको यही टेंडेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन ये वाला जो रुझान है, ये टेंडेंसी है, ये हमें डी एंड एस ब्लॉक, इन एलिमेंट्स के अंदर बच्चों आपको ये टेंडेंसी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, खास तौर पे लेंथेनॉइड्स जो कि एस ब्लॉक में आती है उनमें ये ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो अब लेंथेनॉइड्स में जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा होगा, तो वहां पे हम एक टर्म यूज करेंगे दैट इज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आप लोग याद रखेंगे इस टर्म को। लेंथेनॉइड्स में क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर पावर बहुत ज्यादा हो जाती है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज विजिबली चेंज हो रहा होता है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा होता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इन दी ग्रुप्स, इन ग्रुप्स।
अब ग्रुप्स के अंदर टेंडेंसी हमने क्या रखी है कि ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इट विल इंक्रीज। अब इंक्रीज किस तरह से होगा बच्चों, तो जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आपको पता है के पास शेल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये हम समझते हैं विद द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इतने बहुत हैं। अच्छा, अब देखिए जरा, हाइड्रोजन बिलोंग्स टू द फर्स्ट पीरियड, तो इसके पास कितने शेल्स होंगे, इट हैज वन शेल। लिथियम बिलोंग्स टू दी सेकेंड, तो इसके पास कितने हमारे पास शेल्स होंगे, इट विल हैव टू शेल्स। इस तरह से इसका एटॉमिक नंबर भी हमारे पास 3 होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे तो ये भी आ जाएंगे 3। क्लियर। अब देखिए जरा यहाँ पे गौर से, एक शेल है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, अपनी पूरी ताकत से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे कौन सी चीज नजर आ रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी, उसकी वजह हमारे पास क्या होगी, शील्डिंग इफेक्ट। यानी जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो शेल नंबर इंक्रीज होता जाएगा। शेल नंबर जब इंक्रीज होता जाएगा तो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता जाएगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम होती जाएगी ड्यू टू दी शील्डिंग इफेक्ट। अब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा पावर से नहीं खींच पा रहा, जब नहीं खींच पा रहा तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, और जब ये दूर जाएंगे तो एटॉमिक साइज बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से दो चीजें हमें समझ आ रही हैं, पीरियड में एटॉमिक साइज हमारे पास डिक्रीज होता है, लेकिन ग्रुप में ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं आयोनिक रेडियस की। अब बच्चों ये जो आयोनिक रेडियस है, दिस इज एज सिमिलर टू द एटॉमिक रेडियस, बस यहाँ पे हमने आयंस को डिस्कस करना है। ट्रेंड बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने पीछे पढ़ा है, आयंस को डिस्कस करेंगे। अब आयंस हमारे पास कितने होते हैं, दो तरह के, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन कब बनेंगे, व्हेन एन एटम लूज इट्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और नेगेटिव आयन कब होगा, जब एक एटम क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। अच्छा, अब जरा गौर से देखिए, एक एटम है, लिथियम की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन की एग्जांपल हमें समझ नहीं आएगी सही। ये लिथियम, 3 प्रोटॉन उसके आगे न्यूक्लियस में। ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये तीसरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हैं, सेम सेम है, ऐसे ही है। अब मैं इस लिथियम का पॉजिटिव आयन बना रही हूँ, पॉजिटिव आयन में क्या होगा, दिस लिथियम विल लूज एन इलेक्ट्रॉन, और जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देता है, लूज कर दे तो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। अब आपको क्या नजर आ रहा है, एक शेल इसका खत्म हो चुका है ड्यू टू द लूजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जब एक शेल ही खत्म हो गया, यानी मेरे पास लिथियम पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्रोटॉन इक्वल नहीं रहे किसके, इलेक्ट्रॉन के। 2 रीजंस नजर आ रही, शेल खत्म हो गया है तो आयोनिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा, आयन का जो रेडियस है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। दूसरी जो रीजन वो हमें नजर आ रही वो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन ज्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है,
न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इनके लिए भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो आयोनिक रेडियस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आती है कि किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस तो ज्यादा होगा, लेकिन उसका पॉजिटिव आयन यानी कैटायन, पॉजिटिव आयन को हम एक और नाम भी देते हैं कैटायन, कैटायन का रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव आयन की, और नेगेटिव आयन में हम क्या बात करते हैं, हम कहते हैं कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, कर लेते हैं बेरिलियम की। अब बेरिलियम का बच्चों हमारे पास एटॉमिक नंबर है 4, तो ये 4 प्रोटॉन आ गए उसके न्यूक्लियस में। अब जरा उसके बनाएं आप इलेक्ट्रॉन्स, जनरल एग्जांपल दे रही हूँ। ये उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब मैं कहती हूँ कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ये देखो न्यूक्लियस वैसे का वैसे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। अब वैलेंस शेल में पहले से कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन वो लेके आया है बाय दी गेनिंग। ठीक है। अब न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो उतनी ही रहेगी, लेकिन ड्यू टू दी एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देंगे, रिपेल करना शुरू करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे तो एटॉमिक साइज खुद ब खुद, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, जब ये दूर दूर जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे भी इस आयन में भी देखिए जरा, हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है। ठीक है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशियो डिस्टर्ब हुई है, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज यानी आयोनिक रेडियस, अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा आयन बन रहा है, तो वी हैव दी एनाइन, तो उस एनाइन का रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। अगेन से देखिए जरा, पॉजिटिव आयन कैटायन इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से आयोनिक रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा एज कंपेयर टू द पेरेंट एटम, और जब एनाइन बनेगा तो आयोनिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू द पेरेंट एटम। और पीरियोडिक टेबल में अगर हम ट्रेंड देखेंगे आयोनिक रेडियस का तो सेम होगा, इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये हमारे पास क्या हो रहा होगा, डिक्रीज, एंड इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये हमारे पास क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो बिल्कुल वैसी है, पीरियड भी वैसे हैं, ग्रुप्स भी वैसे हैं, यहाँ पे शेल नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा और इधर शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाली प्रॉपर्टीज हमारे पास बिल्कुल वैसी रहेंगी आयोनिक रेडियस के लिए। हम आयोनिक और एटॉमिक रेडियस का कंपैरिजन देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं एटॉमिक नंबर को, और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं एटॉमिक रेडियस प्लस आयोनिक रेडियस। अब जो मैं आयोनिक रेडियस डिस्कस करूंगी दैट विल बी ऑफ कैटायन। अब अगर मेरे पास लिथियम की मैं बात करूं, लिथियम का अगर मैं एटॉमिक रेडियस देखूं तो वो ज़्यादा है, लेकिन वही लिथियम अगर मेरे पास आयन की फॉर्म में है तो एटॉमिक रेडियस उसका डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को लूज किया, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और एक शेल वैनिश हो जाएगा, उसकी वजह से भी साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर मैं सोडियम की बात करती हूँ, तो सोडियम का भी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा, लेकिन सोडियम आयन की बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। पोटेशियम एटॉमिक रेडियस ज़्यादा लेकिन आयोनिक रेडियस कम। ये कंपैरिजन आपको समझ आ रहा है, पॉजिटिव आयंस के एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होंगे, लेकिन जो आयंस होंगे उनका रेडियस कम हो जाएगा। अब हम एनाइंस को डिस्कस करते हैं ग्राफ में। atomic number on the x-axis, ionic radius anion का anionic radius and atomic radius, ये आप लोग याद रखिए, ये anionic है। अब
फॉर एग्जाम्पल हम हेलोजेंस की बात करते हैं, फ्लोरीन। फ्लोरीन हमारे पास एटॉमिक रेडियस कम, लेकिन फ्लोराइड आयन एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस ज्यादा। क्लोरीन कम, क्लोराइड ज्यादा। ब्रोमीन कम, ब्रोमाइड ज्यादा। और अगर आपसे रीजन पूछ ली जाए तो आपको पता होगा कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड ये क्या है हमारे पास, एनाइन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रेशियो डिस्टर्ब हुई, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शो करेंगे, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे और एटॉमिक साइज हमारे पास क्या हो जाएगा। हमें बच्चों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बहुत सिंपल से, आप उसको अपनी वर्डिंग में आंसर कर सकते हैं। वो कहेगा वाई सोडियम आयन इज स्मॉलर देन सोडियम, वाई fluoride ion is greater than chloride। आप आंसर कर लेंगे इन क्वेश्चंस को, होप सो आप कर लेंगे। ये हमारा सिंपल सा लेक्चर था आज बच्चों, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसको आपने गौर से समझना है। इसको समझेंगे तो आपको अगली प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी समझ में आएगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।